बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सास और नंदे मुझे बाँझ होने के ताने देती थीं और शौहर भी दूसरी शादी की रट लगाए रखता था। मैंने इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च किए। एक दिन सफाई करते हुए मुझे शौहर के दराज के खुफिया खाने से मानी हमल गोलियों के दर्जनों खाली पत्ते मिले। मैं हैरान रह गई कि ये मर्दाना दराज में क्या कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि ये गोलियां तुम्हें तुम्हारे खाने में मिलाकर दी जा रही हैं ताकि तुम कभी ईमान ना बन सको, क्योंकि तुम्हारा शोहर हवेली नुमा घर के वसी और इस दालान में फैली हुई खामोशी किसी कब्रिस्तान की वीरानी से कम नहीं थी। मगर राबिया के लिए ये खामोशी इन तानों से कहीं बेहतर थी, जो दिन चढ़ते ही इसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उंडेली जाती थी। वो किचन के ठंडे फर्श पर बैठी सब्जी काट रही थी, मगर इसकी आंखें खुश्क थी, क्योंकि आंसू अब पलकों तक आने का रास्ता भूल चुके थे, या शायद मुसलसल बहने के बाद अब खुश्क हो चुके थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे और इन 5 सालों में इसने सास के तंजिया जुमलों और नंदों की चुभती हुई निगाहों के सिवा कुछ नहीं कमाया था। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस खानदान को वारिस देने से कासिर थी, एक ऐसा वारिस जिसके लिए इसके ससुराल वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो इनके चचा की बेटी थी और इसी निस्बत से रिश्ता जुड़ा था ताकि खानदान की जायदाद इज्जत घर की घर में रहे, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राबिया ने गहरी सांस लेकर अपने सामने रखे बर्तनों को देखा, जिनमें इसका अक्स धुंधला सा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल इसके मुस्तकबिल की तरह। अभी वो अपने ख्यालात के भंवर में मुल्तज़म थी कि सास की कड़कदार आवाज़ ने इसे चौंका दिया। बहू, अगर तुम्हारे मातम ख़त्म हुए तो ज़रा दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लो, फिर वो भी मुझे खुद करनी पड़ेगी। राबिया ने तड़प कर सर उठाया और अपनी सास की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर नफरत बेजारी के तासुरात थे। वो जल्दी से उठी, काम में जुट गई, मगर इसके दिल में सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। आखिर इसमें क्या कमी है? इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा इसे यूं दी जा रही है? जुनैद शाम को घर लौटा तो इसके चेहरे पर हमेशा की तरह थकावट, मसनूई बेचारगी तारी थी। ये वो बेचारगी थी जिसे देख कर राबिया का दिल पसीज जाता, वो अपना दुख भूलकर इसकी दिलजोई में लग जाती। जुनैद इसके करीब बैठ गया, नरमी से इसका हाथ थाम कर बोला, राबिया, आज फिर अम्मा ने कुछ कहा क्या? मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, मगर यकीन करो मैं तुमसे ज़्यादा अजियत में हूँ। मैं लोगों के सामने बेबस हो चुका हूँ। आज फिर अब्बा ने वारिस की बात छेड़ दी। वो कह रहे थे अगर राबिया उम्मीद से नहीं हो रही तो हमें खानदान की नस्ल बचाने के लिए कोई फैसला करना पड़ेगा। जुनैद की आवाज़ में इतना दर्द था कि राबिया की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। इसने जुनैद के हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, जुनैद, आप तो जानते हैं मैंने कितने इलाज करवाए, कितने डॉक्टर बदले, कितने पीरों फकीरों की खाक छानी। मुझे तो अब खुद भी घिन आने लगी है। मुझे लगता है मैं एक बंजर जमीन हूँ जिस पर कभी कोई फूल नहीं खिल सकता। जुनैद की गहरी आह भरी आवाज़ इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो राबिया, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मगर तुम जानती हो हमारे खानदान में वारिस की क्या अहमियत है। अब्बा के जायदाद और नामो नमूद सब इसी उम्मीद पर हैं कि कोई पोता हो और इसे संभाले। सच कहूँ, मुझे लगता है शायद हमारे नसीब में ये खुशी नहीं। अब्बा कह रहे थे हम कब तक इंतज़ार करेंगे, मेरी उम्र निकलती जा रही है। यही हाल रहा तो शायद मुझे इनकी बात माननी पड़े। ये जुमला राबिया के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। इसने खौफजदा नज़रों से जुनैद की तरफ देखा और लरजती आवाज़ में पूछा, कौन सी बात जुनैद? क्या आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं? जुनैद ने नजरें चुराई, बेबसी से बोला, मैं नहीं सोच रहा, मगर हालात मुझे इस नहीज पर ले जा रहे हैं। तुम मेरी कज़न हो, मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, ना ही तलाक दे सकता हूँ, क्योंकि इससे चचा और अब्बा के ताल्लुकात खराब होंगे, खानदान में थू थू होगी। मगर वारिस की मजबूरी मेरे गले का फंदा बन गई। अब्बा कहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूँ सिर्फ औलाद के लिए, तुम्हें भी अपने घर में रखूंगा। राबिया का दिल घुटने लगा। इसे लगा जैसे कमरे की दीवारें इस पर गिर रही हैं। वो चीखना चाहती थी। वो अपनी मोहब्बत किसी और के साथ नहीं बांट सकती, मगर अपनी बाँझ को कोई का इसको एहसास था, इसे खामोश कर गया। जुनैद ने अपनी जेब से दवाई की एक पुड़िया निकाली और पानी के गिलास के साथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, फिलहाल ये सब छोड़ो, डॉक्टर ने ये नई दवा दी है। इसने कहा है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा कीमती और असरअंगेज़ है। इसे बाकायदगी से खाओ, शायद अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे।
रबिया ने दवा खामोशी से निकल ली। इसे क्या खबर थी जिसे वो तिर्याक समझ कर पी रही है, जिसकी रगों में जहर घोल रहा है। वो जुनैद को अपना मसीहा समझती थी, जो इसे कठिन वक्त में इसके साथ खड़ा था। हालांकि हकीकत ये थी कि जुनैद इसके जज्बात का कातिल था। रात के पिछले पहर जब जुनैद गहरी नींद सो रहा था, राबिया जाग रही थी। सोच रही थी कैसे एक औरत की मुकम्मल ज़ात सिर्फ माँ बनने से मशरूत कर दी जाती है। अगर वो माँ नहीं बन सकती तो इसकी वफा, इसकी मोहब्बत, इसकी खिदमत सब कुछ बेमैनी है। अगले कई हफ्ते इसी तरह अजियत में गुजरे। सास और नंदों ने के तीर बरसाए। नंदे जब भी अपने बच्चों के साथ घर आती तो जानबूझकर राबिया के सामने बच्चों को लाड करती। कहती, हाय अल्लाह, जिनके घर औलाद नहीं होती इनके घर तो भूत बसेरा करते हैं। सास कहती, बाँझ औरत मनहूस होती है, इसका साया भी पड़ जाए तो हरी भरी फसल सूख जाए। राबिया सब सुनती, खून के घूंट पीकर रह जाती। इस दौरान जमीद का रवैया मजीद पुरस्कार होता गया। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा। जब घर आता तो दूसरी शादी का तस्करा जरूर करता। वो राबिया को कायल करने की कोशिश करता कि देखो राबिया, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो तुम्हारा मुकाम कोई नहीं ले सकता। वो तो बस एक ज़रूरत होगी, समझौता होगा। अब्बा की ख्वाहिश पूरी हो सके और तुम्हें भी इन तानों से निजात मिल जाए। राबिया जितना इनकार करती, जुनैद इतना ही जज्बाती दबाव बढ़ाता जाता। वो कहता, कब तक खानदान वालों से लड़ूं, अब तो चचा भी कहने लगे हैं अगर मेरी बेटी में नुक्स है तो दामाद का हक है कि दूसरी शादी कर ले। ये बात राबिया के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी कि इसका अपना बाप भी इसके खिलाफ हो गया है। इसे मालूम नहीं था जुनैद ने किस चालाकी से दोनों खानदानों के दरमियान ये बात फैलाई थी कि वो राबिया की वजह से कितना दुखी है और औलाद के लिए तड़प रहा है। वो एक तीर से दो शिकार कर रहा था। एक तरफ वो राबिया को मुजरिम बना रहा था, दूसरी तरफ हमदर्दी समेट कर अपनी दूसरी शादी का जवाब पैदा कर रहा था। ये दूसरी शादी कोई अनजानी लड़की नहीं थी, बल्कि वो लड़की थी जिसे वो यूनिवर्सिटी के ज़माने से पसंद करता था। चचा की बेटी से शादी की मजबूरी की वजह से अपना ना सका था। अब वो इसी मोहब्बत को पाने के लिए राबिया की ज़िंदगी जहन्नम बना रहा था। वो हर रोज़ अपने हाथों से राबिया को वो गोलियां खिलाता जो डॉक्टर के नाम पर लाया करता, मगर दरहकीकत वो इसे मां न बनने की सलाहियत से महरूम रखने का सामान था। वक्त अपनी सुस्त रफ्तारी से रेंगता रहा, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जिसने राबिया की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। जुनैद 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। घर में सफाई का काम चल रहा था। राबिया ने सोचा जुनैद के कमरे और अलमारियों की अच्छी तरह सफाई कर ले। वो अलमारी के कपड़े दुरुस्त कर रही थी कि इसकी नज़र दराज के इस खाने पर पड़ी जो हमेशा मुकफ्फल रहता था। जुनैद इसे पर्सनल स्पेस कहकर कभी खोलने नहीं देता था। चाबी हमेशा अपने पास रखता, मगर शायद कुदरत को आज सच जाहिर करना था। इसीलिए जुनैद जल्दबाजी में चाबी वो दराज को खुला छोड़ गया। शायद लॉक ठीक तरह से लगा नहीं था। राबिया ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दराज को थोड़ा सा बाहर खींचा। अंदर फाइलों और कागजात का एक ढेर था। इसने सोचा शायद कोई दफ्तरी कागजात होंगे और बंद करने के लगी। इसकी नज़र कागजात के नीचे छुपाई गई अद्वियात के पत्तों पर पड़ी। ये आम दवाइयाँ नहीं लग रही थी, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। राबिया ने हैरत से एक पत्ता उठाया। ये वही गोलियां थी जो अक्सर वो राबिया को रात के खाने में के बाद देता था, मगर कुछ पत्ते मुख्तलिफ भी थे जिन पर अजीब से नाम लिखे हुए थे। इसके माथे पर शिकने पड़ गई। ये दवाइयाँ मर्दाना तराज में क्या कर रही हैं? अगर ये मेरी दवाइयाँ हैं तो वो इन्हें छुपाकर क्यों रखता है? इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। शक की एक हल्की सी चिंगारी सुलग उठी थी। इसने मजीद टटोला तो इसे एक लिफाफा मिला जिस पर किसी लेबॉर्ट्री का नाम नहीं था, बल्कि हाथ से कुछ मेडिकल टर्म्स लिखी गई हुई थी। राबिया ने कांपते हाथों से वो सारे पत्ते और लिफाफा निकाला और अपने दुपट्टे में छुपा लिया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे वो कोई चोरी कर रही हो, मगर ये चोरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी का सुराख लगाने की एक कोशिश थी। इसने फैसला किया कि वो आज ही इन गोलियों की हकीकत जानकर रहेगी। वो जानती थी कि अगर इसने जुनैद से पूछा तो वो कोई ना कोई कहानी घड़ लेगा, इसलिए इसे किसी गैर जानबदार शख्स से पूछना था। शाम को इसने बहाना बनाया कि इसके सर में शदीद दर्द है और मोहल्ले के क्लिनिक जाना चाहती है। सास ने हमेशा की तरह बुड़बुड़ाते हुए इजाज़त दे दी। राबिया बुर्का पहनकर घर से निकली, मगर वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं गई, बल्कि रिक्शा लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल की तरफ निकल गई, जहाँ कोई इसे पहचानता ना हो। अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठकर इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। इसे लग रहा था कि वो किसी बहुत भयानक सच्चाई के दहाने पर खड़ी है। जब इसकी बारी आई तो वो लेडी डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर एक संजीदा और तजर्बाकार खातून थी। इसने राबिया को बैठने का इशारा किया और पूछा कि क्या मसला है। राबिया ने बगैर कुछ बोले अपने पर्स से वो तमाम गोलियां और खाली पत्ते निकाल कर डॉक्टर की मेज़ पर रख दिए। इसकी आवाज़ हलक में अटकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से इसने कहा, डॉक्टर साहिबा,
मुझे बस ये बता दें कि ये गोलियां किस मर्ज की है। डॉक्टर ने ऐनक दुरुस्त करते हुए इन पत्तों को उठाया और गौर से देखा। जैसे जैसे वो नाम पढ़ती गई इसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। इसने हैरत से राबिया की तरफ देखा और पूछा, बीबी ये गोलियां कौन खाता है? राबिया ने नजरें झुकाकर मध्यम आवाज में कहा, मेरा शौहर कहता है कि ये ताकत और हार्मोन्स को बैलेंस करने की गोलियां हैं जो वो मुझे खिलाता है ताकि मैं मां बन सकूं। डॉक्टर के हाथ थम गए। इसने एक गहरी सांस ली और दवाई का पत्ता वापस मेज पर रखते हुए राबिया की आंखों में देखा। इसकी नज़र में हमदर्दी और अफसोस का एक तूफान था। डॉक्टर ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, देखो बेटी, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा शौहर कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। ये गोलियां हमर ठहराने के लिए नहीं, बल्कि हमल को रोकने के लिए हैं। अगर कोई औरत मुसलसल ये गोलियां खाती रहे तो वो कभी मां नहीं बन पाती, चाहे वो कितनी ही सेहतमंद क्यों ना हो। डॉक्टर के ये अल्फाज राबिया के कानों में पिघले हुए लावे की तरह उतरे। इसका दिमाग सुन्न हो गया, कमरे की हर चीज घूमने लगी। इसे लगा जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई है। इसके कानों में जुनैद के वो सारे मीठे बोल गूंजने लगे जब वो इसे पानी के साथ ये जहर खिलाता था और कहता था कि ये तुम्हारे इलाज के लिए है। वो शख्स जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, जिसके लिए इसने ससुराल के ताने सहे, जिसके लिए इसने दर दर की ठोकरें खाई, वो खुद अपने हाथों से इसकी ममता का गला घोंट रहा था। राबिया की आंखों में आंसू का सैलाब जारी हो गया, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इस धोखे के थे जिसने इसकी रूह को छलनी कर दिया था। डॉक्टर ने इसे पानी का गिलास दिया और दिलासा देते हुए कहा, संभालो खुद को बेटी, ये वक्त रोने का नहीं, ये जुल्म है और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। राबिया ने कांपते हाथों से पानी पिया। इसके जहन में जुनैद की वो बातें गूंज रही थी जब वो कहता था कि मैं मजबूर हूँ। राबिया अब इसे समझ आ रहा था कि वो मजबूरी क्या थी। वो मजबूरी वारिस की नहीं, वो मजबूरी इसकी दूसरी औरत थी जिसके लिए वो राबिया को रास्ते से हटाना चाहता था, मगर इसे तलाक देकर बदनामी भी नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि राबिया खुद अपनी नज़रों में इतनी गिर जाए, इतनी एहसास कमतरी का शिकार हो जाए कि वो खुद इसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दे। राबिया ने डॉक्टर से वो तमाम रिपोर्ट्स और अद्वियात की तफसील लिख कर देने की दरख्वास्त की। डॉक्टर ने इसे एक तफसीली नोट लिख कर दिया जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि इन अद्वियात का इस्तेमाल सेहतमंद औरत को बांझ बनाने के लिए काफ़ी है। अस्पताल से निकलते वक्त राबिया वो राबिया नहीं थी जो रोती हुई आई थी। इसके अंदर टूटी हुई औरत अब जुड़ रही थी, मगर मोहब्बत से नहीं, नफरत और इंतकाम की आग से। वो जानती थी कि अब इसे घर जाकर क्या करना है। वो जानती थी कि अब इसे रोना नहीं बल्कि रुलाना है। इसने रिक्शा रोका और घर का पता बताया। रास्ता भर वो सोचती रही कि कैसे जुनैद इसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता था, कैसे वो इसे कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि वो खुद सब कुछ बिगाड़ रहा था। ये साजिश इतनी गहरी और घिनौनी थी कि शैतान भी पनाह मांगे। घर पहुंचकर इसने अपने आंसू पहुंचे और चेहरे पर एक सपाट तासुर सजा लिया। जुनैद अभी तक वापस नहीं आया था, मगर इसकी वापसी का वक्त करीब था। राबिया सीधी अपने कमरे में गई और वो तमाम सबूत अपने बैग में महफूज कर लिए। इसने फैसला कर लिया था कि वो आज ही इस तमाशे का ड्रॉप सीन करेगी। वो बावर्ची खाने में गई, रात के खाने की तैयारी करने लगी। इसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, मगर दिमाग में एक तूफान बरपा था। इस सास ने आवाज़ दी कि बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? राबिया ने एक लम्हे रुक कर सोचा, फिर बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, अम्मा जी, डॉक्टर ने कहा बीमारी बहुत गहरी है, मगर इसका इलाज मिल गया है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इसके लहजे में एक अजीब सी काट थी जो सास को समझ न आई। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। जुनैद वापस आ चुका था। राबिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी और फिर एक नए अज़म के साथ बहाल हो गई। वो जानती थी कि आज की रात इस घर में सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह जो सूरज तुलू होगा वो इस खानदान की झूठी इज्जत और जुनैद के मकर का पर्दा चाक कर देगा। जुनैद कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत खुशगवार मूड में था। इसने आते ही राबिया को पुकारा, राबिया मेरे लिए पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। राबिया पानी का गिलास लेकर इसके पास आई। जुनैद ने पानी पीते हुए इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आज तो बहुत खामोश हो, खैर तो है? कहीं फिर डॉक्टर ने कुछ कह दिया? राबिया ने इसकी आंखों में देखा, इन आंखों में जहाँ इसे कभी मोहब्बत दिखाई देती थी, अब वहाँ इसे सिर्फ फरेब नजर आ रहा था। इसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं जुनैद, डॉक्टर ने तो आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इसने कहा है कि असल बीमारी का पता चल गया है और अब इसका जड़ से खत्म हो जाएगा। जुनैद ये सुनकर चौंका। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर इसने फौरन संभाल लिया और पूछा, अच्छा क्या बताया डॉक्टर ने? राबिया ने इसके करीब जाकर इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डॉक्टर ने बताया जिस्म में जहर
वो तो इलाज मुमकिन है, मगर अगर रिश्तों में जहर घुल जाए तो फिर कोई दवा काम नहीं करती। जुनेद हंस पड़ा और बोला, कैसी पहेलियां बुझवा रही हो, साफ साफ बताओ। राबिया ने दिल में कहा, भी नहीं, अभी सब्र करो जुनेद, तुम्हारी तबाही का तमाशा तो पूरी दुनिया देखेगी। इसने बात बदल दी और कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, खाना लगा दूँ। जुनेद मुतमईन हो गया और शायद राबिया डिप्रेशन में बहकी बहकी बातें कर रही है। इसे क्या खबर थी कि जिस औरत को वो बेवकूफ़ और कमज़ोर समझ रहा है, वो अब इसके खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान कर चुकी है जिसमें शिकस्त सिर्फ और सिर्फ जुनेद की होगी। राबिया ने खाना लगाया और सबको खिलाया, मगर खुद एक निवाला भी न खा सकी। इसकी भूख मर चुकी थी। रात गए जब सब सो गए तो राबिया उठी और इसने जुनेद को फ़ोन चेक करने का फैसला किया। वो जानती थी कि पासवर्ड क्या है, क्योंकि जुनेद ने इसे कभी नहीं छुपाया था। इसे राबिया का पर अंधा एतमाद था कि वो कभी शक नहीं करेगी। राबिया ने फ़ोन अनलॉक किया और पैगामात के फ़ोल्डर में गई। वहाँ एक नाम सना देखकर इसका कलेजा मुंह को आ गया। इसने पैगामात खोले तो इसके सामने पूरी साजिश खुलकर आ गई। एक पैगाम में जुनैद ने लिखा था, बस कुछ दिन और जानब इस वांच होने के ड्रामे का क्लाइमेक्स करीब है। घर वाले अब खुद मुझे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। राबिया को तो मैं ऐसे कोने में लगा दूंगा कि वो सारी उम्र रोती रहेगी। सना का जवाब था, मुझे तो डर लगता है कहीं तुम्हारी बीवी को शक न हो जाए। जुनैद का जवाब था, अरे वो बहुत भोली है, मैं इसे जहर भी दूं तो वो अमृत समझकर पी लेगी। ये पढ़कर राबिया का रहा सहा भरम भी टूट गया। इसने इन पैगामात का स्क्रीन शॉट्स लिए और अपने नंबर पर भेज दिए। अब इसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ इन डिजिटल सबूत का भी अंबार था। वो सारी रात जागती रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह होते ही जब नाश्ते की मेज पर सारा खानदान जमा था, सास ससुर नंदे और जुनैद सब मौजूद थे, राबिया चाय की ट्रे लेकर आई, मेज पर रख दी। सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। राबिया ने गहरी सांस ली और ससुर को मुखातिब करते हुए कहा, अब्बा जी, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, फैसला चाहती हूँ। ससुर ने चौंक कर देखा और कहा, खैर तो है बेटी, क्या बात करनी है। जुनैद ने लुकमा तोड़ते हुए लापरवाही से कहा, राबिया, अगर कोई शिकायत है तो बाद में कर लेना, अभी अब्बा को दफ्तर जाने दो। राबिया ने जुनैद की तरफ देखे बगैर बुलंद आवाज में कहा, नहीं, आज दफ्तर बाद में जाएंगे, पहले इस घर की बहू का फैसला होगा। इसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि सबके हाथ रुक गए। राबिया ने अपनी चादर के नीचे से वो रिपोर्ट्स और गोलियों के पत्ते निकालकर मेज के बीच में रख दिए और साथ ही अपना मोबाइल निकालकर वो पैगाम बात खोलकर ससुर के सामने रख दिए। इसने कांपती उंगली से जुनैद की तरफ इशारा किया और कहा, आप लोग वारिस मांगते हैं ना, आप लोग मुझे बांझ कहते हैं ना, तो सुन ले आज ये सच कि बांझ मैं नहीं, बांझ इस शख्स की नीयत है। ये शख्स पिछले 2 साल से मुझे वो गोलियां खिला रहा है जो मेरी ममता को मार रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए ताकि ये अपनी महबूबा को इस घर में ला सके जिसके साथ ये रात भर मंसूबे बनाता है। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। जुनैद का चेहरा फक हो गया। इसके हाथ से निवाला गिर गया। सुसर ने हैरत और सदमे से राबिया की तरफ देखा, फिर इन कागजात की तरफ जिनमें एक मासूम औरत के कत्ल की नहीं बल्कि इसकी ममता की कत्ल की पूरी दास्तान दर्ज थी। ससुर के हाथ में वो कागजात लरज रहे थे जिन पर इनके बेटे की स्याहकारियों की तफसील दर्ज थी। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने डॉक्टर का नोट पढ़ा, जिसमें साफ लिखा था कि ये अद्वियात किसी भी औरत के निज़ामी तौलीद को तबाह करने के लिए काफ़ी है। जुनैद के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर टांगों में जान नहीं थी। सास ने चिपट कर वो कागजात ससुर के हाथ से लिए। जैसे ही इनकी नज़र मोबाइल के स्क्रीन शॉट पर पड़ी, इनके मुंह से चीख निकल गई। वो पैगामात जिनमें जुनैद अपनी माँ और बहनों को भी बेवकूफ़ कहने से बाज नहीं आया। सास ने बेयकीनी से अपने बेटे की तरफ देखा जिस पर उन्होंने अपनी सारी ममता वार दी, जो आज इनके सामने एक अजनबी और भयानक रूप में बैठा था। जुनैद ने अपनी सफाई पेश करने के लिए मुंह खोला ही था कि अब्बा, ये सब झूठ है, ये पागल हो गई, ये रिपोर्ट्स जाली है। मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ससुर का भारी हाथ इसके गाल पर जोर से पड़ा। कमरे में जैसे बम फट गया हो। नंदे सहम कर दीवार के साथ लग गई। ससुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इनकी रगें तन गई। उन्होंने गरजदार आवाज में कहा, खामोश रहो बेगैरत इंसान, अगर ये रिपोर्ट्स झूठी हैं तो ये तुम्हारा मोबाइल झूठ वो नहीं बोल सकता। ये तुम्हारे अपने अल्फाज हैं जो तुमने इस आवारा लड़की को लिखे हैं। तुमने सिर्फ राबिया के साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ धोखा किया। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को अपने हवस की भेंट चढ़ा दिया। तुमने मेरी भतीजी को जहर दिया, इस बच्ची को जिसे मैं अपनी बेटी समझकर ब्याह कर लाया था। ससुर का सांस फूल रहा था, इसलिए यह सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि इनका अपना खून इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है। राबिया अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। इनके चेहरे पर अब कोई खौफ न था, न कोई दुख, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था जो सच बोल देने के बाद हासिल होता है। इसने अपनी सास की तरफ देखा जो अभी तक सदमे में थी और कहा, ताई अम्मी, आप मुझे बाँझ कहती थी ना, आप कहती थी ना मैं मनहूस हूँ। आज आपका बेटा साबित हो गया है कि मनहूस मैं नहीं बल्कि वो तरबियत है जिसने इसे इतना खुदगर्ज बना दिया। आप लोगों को वारिस चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आप लोगों ने एक वारिस पाने की हवस में मौजूदा रिश्तों को कत्ल कर दिया।
जुनैद उठा, इसकी आंखों में शर्मिंदगी के बजाय एक वहशाना गुस्सा था। वो राबिया की तरफ लपका चिल्लाया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने सबके सामने मेरी तजलील करवाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर इससे पहले कि वो राबिया तक पहुंचा, इसके बाप ने इसके गिरबान से पकड़कर पीछे धकेल दिया। खबरदार जो इस बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा। आज तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था शायद कमी राबिया में है, मगर आज मुझे पता चला कि कमी तुम्हारे खमीर में है। तुमने एक जीती जागती औरत को लाश बना दिया। तुमने इसे मां बनने के हक से महरूम किया। ये कत्ल है जुनैद, ये एक अनदेखे वजूद का कत्ल। जुनैद ने हजानी अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, क्या मैंने ये किया क्योंकि मैं थक गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, मैं इसके साथ खुश नहीं था। मैं सना से मोहब्बत करता था और आप लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती राबिया से करवा दी। मुझे वारिस चाहिए था, मगर अपनी पसंद की औरत से, राबिया से नहीं। इसके अतराफ ने जल्दी पर तेल का काम किया। राबिया ने आगे बढ़कर जुनैद की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे नफरत थी तो मर्दों की तरह सामने आते, तलाक देते और फारिग करते। ये जहर देने की क्या ज़रूरत थी? तुमने मुझे जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर मारा है। तुमने मेरे अंदर की औरत को मारा है। और तुम क्या समझते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी जहाँ की बुनियादें झूठ और फरेब पर रखी गई हों। सांस रोते हुए राबिया के पास आई और इसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा सांप है। राबिया ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, ताई अम्मी, अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका है। जब मैं रोती थी तो आप लोग हंसते थे, जब मैं डॉक्टरों के चक्कर काटती थी तो आप लोग दूसरी बहू लाने के ख्वाब देखते थे। आज जब सच सामने आ गया तो आपको मेरा दुख नजर आ रहा है। ये आंसू अब मेरे किसी काम के नहीं है। राबिया ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कहा, मैं अपने अब्बू को फ़ोन कर चुकी हूँ, वो आ रहे हैं। मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती। जुनैद ने नफरत से कहा, जाओ, दफ़ा हो जाओ। मुझे वैसे भी तुम नहीं चाहिए थी। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं सना से शादी करूंगा। सुसर ने यह सुनकर जुनैद की तरफ देखा, इंतहाई सख्त लहजे में फैसला सुनाया, हाँ, तुम आज़ाद हो जुनैद, लेकिन याद रखना, मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। मैं एक जानी और कातिल को अपना वारिस नहीं बना सकता। जुनैद के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसका बाप इतना सख्त फैसला करेगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, बाप, ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मगर सुसन ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। राबिया के वालिद गुस्से में अंदर दाखिल हुए। वे सारी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने आते ही जुनैद की तरफ नफरत से देखा, राबिया को सीने से लगाया और कहा, मेरी बेटी, मुझे फख्र है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हारी इज्जत है, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। राबिया ने जाते जाते एक बार मुड़कर इस घर को देखा जहाँ वो दुल्हन बनकर आई थी। इसने जुनैद की तरफ देखा जो अब सर झुकाए बैठा था, एक हारा हुआ जुआरी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिर में खाली हाथ रह गया। राबिया ने दरवाजे पर खड़े होकर जुनैद, तुम औलाद के लिए तरसते रहे और इसी हवस में तुमने अपनी इंसानियत खो दी। याद रखना, मकाफाते अमल अटल है। तुमने मेरी कोख उजाड़ी है, खुदा तुम्हारी जिंदगी को वीरान कर देगा। ये बददुआ नहीं है, ये एक मजलूम औरत की आह है जो अर्श हिला देती है। राबिया अपने बाप के साथ चली गई। घर में फिर से वही खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी बहुत वजनी थी। सास जमीन पर बैठकर बैन करने लगी। नंदे रो रही थी। सुसर अपनी कुर्सी पर बेजान से हो गए थे। जुनैद अकेला खड़ा था। इसके हाथ में मोबाइल था जिस पर सना का मैसेज आ रहा था, मगर अब इसे पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि जब सना को पता चलेगा कि वो जायदाद से महरूम हो चुका है तो वो भी इसे छोड़कर जाएगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। चंद दिन बाद जब जुनैद ने सना से रब्ता किया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि वो एक बेघर और बेरोजगार इंसान से शादी नहीं कर सकती। जुनैद के घर वालों ने इसे घर से नहीं निकाला, मगर घर में रहते हुए भी वो अछूत बन गया। बाप इससे बात नहीं करता था, माँ इसे देख कर रो पड़ती थी और वो खुद अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम था। राबिया ने खुला ले ली, अपनी तालीम दोबारा शुरू की। इसने अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद दिया। लेकिन जुनैद, वो इसी हवेली के वीरान कमरे में कैद होकर रह गया। साल गुजरते गए, हवेली की रौनकें बहाल ना हो सकी। वो वारिस जिसके लिए जुल्म की इंतहा की गई थी वो कभी ना आ सका, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जुल्म की कोख से कभी खुशी जन्म नहीं लेती। राबिया की वो बात सच साबित हुई। जुनैद के पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। वो अक्सर रातों को उठकर इसी दराज को देखता था जहां वो गोलियां छुपाता था। इसे लगता था कि वो गोलियां इसके अपने गले का फंदा बन गई हैं। इसकी जिंदगी इबरत का निशान बन गई थी, एक ऐसी जिंदा लाश जो सांस तो लेती थी मगर जिसकी रूह मर चुकी थी। और यही इसका सबसे बहुत बड़ा अजाब था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।